Now we discuss the exercise of this chapter. So before we discussing that, let's recall that means what we learn in this chapter. So first of all, in this chapter we learn about the Vedic age. Then Vedic age has been divided into the two part: early Vedic period and the later Vedic period. In a early Vedic period, the Rig Veda has constructed, and then in a later Vedic period there is a Yajurved, Atharved and a Samved is constructed. ये हमारा जो important points है. In early Vedic period, we are also discussing the political life of the early Vedic period, then economic life, social life, then religious life, and the recreational. Then we discuss the later Vedic period. So in this, we also learn some topics like political life, economic life, social life, religious life, and the four ashrams. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया. तो उसके अंदर हमने केस स्टडी, जिसमें हमने दक्कन की केस स्टडी की और बहुत सारे टेकल घाटा, फिर नेकंडू और खूपा जैसे कुछ मेगालिथिक साइट्स के बारे में भी डिस्कस किया. आफ्टर दैट नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें से राइट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है. तो फर्स्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, यानी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ओल्ड वेद यानी कि पुराना या फिर फर्स्ट कौन सा क्रिएट हुआ वो वेद. तो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद. ऋग्वेद इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, while the Yajurved and the Samved is in a later Vedic period. Which Ved has been included by the UNESCO in the list of literature signifying world human heritage? A. Samved, B. Rigved, या C. Yajurved. The answer is a Rigved. The Samved is a book of, यानी सामवेद जो है वो किसकी बुक है? चंस incantations, dialogues. Second, rules for performing the rites and the rituals. Third, hymns means to be sung during the religious ceremonies. The answer is hymns meant to be sung during the religious ceremony, यानी religious ceremony के दरमियान जो songs गाए जाते हैं या फिर जो श्लोक रेसिटेट किए जाते हैं वो जो है वो सामवेद में मेंशन किए गए हैं. द मेन गॉड इन द ऋग्वेद आर, यानी ऋग्वेद के मेन गॉड कौन से थे? इंद्र, वरुण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण. तो इन तीनों में से राइट आंसर इज थर्ड वन, इंद्र, अग्नि और वरुण. द ट्राइबल असेंबलीज मेंशन इन द ऋग्वेद आर सभा एंड समिति, जना एंड समिति, विश एंड सभा. आंसर इज सभा एंड समिति, यानी कि ट्राइबल असेंबली यानी कि लोग इकट्ठा मिलकर जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते थे वो किस तरह से लेते थे? तो वो पूरे सभा और समिति का क्रिएट किया जाता था जहाँ लोग मिलते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं. ये अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड एक्सरसाइज. स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है और कुछ जो है वो फॉल्स है, वो हमें बताने हैं. पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर, यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी में लोग किसकी वर्शिप करते थे या फिर वो वर्शिप जो है वो फोर्स ऑफ नेचर यानी नेचर्स के जो रिप्रेजेंटेटर्स थे उनकी वो वर्शिप करते थे, जैसे कि इंद्र है, सूर्य है, यम है, उषा है. तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और अ फॉल्स? सो दिस वन इज अ ट्रू. पेंटेड ग्रेवेयर pottery is associated with the early Vedic period. So this statement is false. Painted graveware pottery is associated with the later Vedic period. यानी ग्रेवेयर्स जो है वो हमें अर्ली नहीं पर लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलते हैं. द अर्ली इंडो आर्यंस मेनली प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, यानी इंडो आर्यंस जो थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज ट्रू. इन अ लेटर वैदिक पीरियड द पोजिशन ऑफ द किंग वॉज द लेस पावरफुल.
दैट मीन्स कि लेटर वैदिक पीरियड में किंग की पोजीशन जो थी वो लेस पावरफुल यानी कि कम हो गई थी। तो ये सही है या गलत? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज इन द लेटर वैदिक पीरियड द पोजीशन ऑफ द किंग बिकम मोर पावरफुल। Megaliths are the small stone structures believed to have no religious significance. यानी मेगालिथ जो है वो छोटे पत्थरों से बना हुआ स्ट्रक्चर्स है जिसके पीछे कोई रिलीजियस बिलीव या फिर इम्पोर्टेंस नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज द मेगालिथ्स आर द लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर or a group of standing stone that are believed to have some religious significance. Now we discuss the answer the following question in one sentence. यानी यहाँ पर हमें कुछ questions है जिसके हमें answers one sentence में देने हैं. Name the four Veds यानी 4 वेद के नाम. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये 4 वेद हैं. As if I told, there is a 4 Ved. Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved are the most important source of the information for the early and late Vedic period. यानी अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड जो है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए ये 4 वेद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी. यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी के पीपल्स का जो ऑक्यूपेशंस है उसके हमें सिर्फ नाम देने हैं. People in early Vedic society practiced agriculture, cattle rearing. Some of the peoples were also potters, weavers, carpenters, trainers, and different types of the smiths and chariot makers and the jewelers. तो ये जो है हमें वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं. इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन. With which culture is the painted graveware associated? नेम सम एक्सकावेटेड साइट्स. यानी कौन सा कल्चर जो है उसमें हमें पेंटेड ग्रेवेड देखने को मिलते हैं और अदरवाइज कुछ उस टाइम की हमें एक्सकावेटेड साइट्स के नाम देने हैं. द पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री वॉज एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक पीरियड. यानी ये पोट्री जो है वो लेटर वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक कल्चर से रिलेटेड है. अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सकावेटेड sites associated with the later Vedic culture. Hastinapur, Kausambi, Atranji Khera. These all are sites in Uttar Pradesh. Question number 4. Why did the people of the later Vedic society worship gods? यानी कि later Vedic society के लोग जो थे वो people God की worship क्यों करते थे? Through the worship, recitation, and the sacrifices, people ask for the praja, pashu, food, wealth, and health. Thus, the demands and the desire of a composers of hymns appears to have been a rather basis in a nature and nor particularly spirituals. यानी कि गॉड की वर्शिप जो है वो मेनली कुछ पाने के लिए की जाती है, जैसे कि चिल्ड्रंस है, कैटल्स है, फूड है, वेल्थ है, हेल्थ है, और हमारी जो डिमांड्स है या फिर डिज़ायर्स जो है वो गॉड हमारी पूरी करे, इसलिए लेटर वैदिक के जो लोग थे वो वर्शिप करते थे. नेम ऑफ 4 मेगालिथिक साइट इन इंडिया. यानी हमें कोई भी 4 मेगालिथिक साइट्स हैं उसके नाम बताने हैं. विच आर द सिचुएटेड इन इंडिया. 4 megalithic sites are Naikun in Vidarbha, Nagarjun Kond in Andhra Pradesh, Sarur in Tamil Nadu and Porkulam in Kerala. यहाँ पर हमें सिर्फ साइट्स के नाम ही नहीं पर दे आर सिचुएटेड इन द विच प्लेस या फिर कौन से स्टेट में सिचुएटेड है हमें वो भी बताया गया है. Now we discuss our next question, that is answer the following question in brief. यानी अब हमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर ब्रीफ में देने हैं. Who were the Indo-Aryans? Where did
दे केम फ्रॉम, यानी इंडो आर्यंस कौन है और वो कहाँ से आए। Answer of this question: the Indo-Aryans were a group of nomadic people who spoke a Indo-European language as a Sanskrit, and they originally lived in the steppes stretching from southern Russia to Central Asia. From here, they migrated to northwest India, and this is why they are known as Indo-Aryans. Yani those a group of the people who live near the Central Asia and they speak the similar language लाइक संस्कृत या फिर ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया में प्रेफर की जाती थी. दैट्स वाई दे आर नोन एज इंडो आर्यंस. स्टेप्स का मतलब होता है द ग्रास लैंड्स विच आर फाउंड इन यूरेशिया, यानी थोड़ा पार्ट रहेगा रशिया का और थोड़ा पार्ट रहेगा एशिया, तो कंबाइन इट्स कॉल्ड स्टेप्स. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 4 आश्रम्स, यानी 4 आश्रम्स जो हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़े थे या फिर 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ जो हमने डिस्कस किए थे वो हमें एक्सप्लेन करने हैं. अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट, लाइफ वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस और आश्रम्स. द डिफरेंट ड्यूटीज वर असाइन टू ईच ऑफ दिस, यानी कि हमें जो टेक्सेस मिले हैं धार्मिक टेक्सेस उसके अकॉर्डिंग लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है और हर एक स्टेज पर इंसान को क्या करना है या क्या करना चाहिए उसके लिए अलग सी ड्यूटीज़ जो है वो असाइन की गई है. द 4 आश्रम वॉज अ ब्रह्मचर्य और द स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्थ और लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, वानप्रस्थ और अ लाइफ एज अ हर्मिट, एंड द फाइनली संन्यास और द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ. यानी हमारा फर्स्ट स्टेज रहेगा ब्रह्मचर्य जिसमें स्टूडेंट्स लाइफ जीनी है. देन गृहस्थ यानी कि गृहस्थ जीवन जीना है जिसके अंदर लाइफ को समाज में रहना है, सोसाइटी के साथ रहना है, सोसाइटी के रूल्स है, रिचुअल्स है वो फॉलो करने हैं. देन वानप्रस्थ जिसमें हर्मिट यानी कि एक सन्यासी जीवन जीना है. देन फाइनली संन्यास यानी उन्हें पूरी दुनिया को छोड़कर हर एक फैसिलिटीज़ को प्रिविलेज को छोड़कर फिर वो एकदम सिंपल लाइफ जीने लगते हैं और जिसमें वो सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसी लाइफ. तो ये 4 स्टेजेस जो हैं वो डिवाइड किए गए. उसमें भी स्टूडेंट्स लाइफ जो है वो टीनेज के लिए, फिर एडल्ट्स के लिए गृहस्थ जीवन रहता है. उसके बाद 45 या इस तरह की जब उम्र होती है तब वानप्रस्थ और फाइनली जब वो 60 अप हो जाते हैं या फिर ओल्ड हो जाते हैं तब संन्यास. वैसे एज किसी के लिए फिक्स नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली नियर समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, बट इसके लिए फिक्स एज जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन की गई है. थर्ड वन, इन विच टू वे डू यू थिंक द लाइफ ऑफ अ राजन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास, यानी कि किन 2 रास्तों से हमें लाइफ ऑफ अ राजन एंड द लाइफ ऑफ अ दास जो है वो दोनों की अलग दिखती है. यानी एक किंग और दास यानी कि सर्वेंट की लाइफ कैसे अलग है वो. The Rajan was the ruler of the tribe. He was known for his bravery, ability to lead his tribe in a war and raids. He was free to take the decision on behalf of his tribe. Adas, on the other hand, was a slave or a servant. He was not free even to take any decision regarding his own life. यानी कि राजन जो है वो ट्राइब्स का रूलर है, वाइल द दास जो है वो सर्वेंट या फिर स्लेव या नौकर या गुलाम है. राजन जो है वो अपनी ब्रेवरी और एबिलिटी से पूरे ट्राइब्स को बचाता भी है और वॉर में लीड भी करते हैं. अदरवाइज राजन जो है वो ट्राइब्स के बिहाफ पर कोई भी डिसीजंस लेने के लिए फ्री है. वेल दास जो है वो अपने खुद की लाइफ के भी डिसीजंस लेने के लिए फ्री नहीं है क्योंकि वो गुलाम है, तो उनकी लाइफ के डिसीजंस भी दूसरे लेते हैं, यानी वो जिसके अंडर वर्क करते हैं. तो ये जो है वो हमें देखने को डिफरेंस देखने को मिलता है. तो ये भी हमें उस टाइम की सोसाइटी की एक इमेज शो करता है कि वहाँ भले ही क्लास डिफरेंस ना हो या फिर ऐसा कहा गया हो कि नहीं है, पर राजा और दास की ये भी ह्यूमन है और इनकी लाइफ में भी देखिए कितना ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है. तो ये जो था वो पुराने टाइम की बात है, पर अगर अभी की हम बात करें तो
अभी कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से और क्योंकि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से यहाँ हर एक इंसान को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने का हक दिया गया है। तो ये हमें जो है वो वैदिक एज में देखने को नहीं मिलता है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन, डिस्कस द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। यानी अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ जो है वो हमें डिस्कस करनी है। द अर्ली वैदिक सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ मैनी डिफरेंट ट्राइब्स कॉल्ड जाना। यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो बहुत सारे ट्राइब से बनी हुई थी, दैट इज़ कॉल्ड जाना। एज इफ वी ऑलरेडी डिस्कस द ट्राइब, इट्स कॉल्ड जाना। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रूलर नॉन एज ए राजन। यानी हर एक ट्राइब्स के जो है वो अपने रूलर्स रहते थे जिसको राजन कहते थे। He was usually elected as a Rajan because of his bravery and ability to lead his tribe in war and raids. यानी राजन जो है, यानी द हेड ऑफ द ट्राइब जो है, वो अपनी ब्रेवरी और अपनी एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से वो राजन बनता है थ्रू द इलेक्शन। Sons did not automatically become Rajans after the death of their father. यानी कि राजन के डेथ के बाद राजन का जो बेटा हो वो ऑटोमेटिकली राजन की पोजीशन पर नहीं आता था। सो द पोजीशन ऑफ द राजन वॉज नॉट हेरिडिटरी। और राजन की डेथ के बाद उसका बेटा ऑटोमेटिकली पोजीशन पर नहीं आता था। दैट्स वाई द पोजीशन ऑफ द राजन वॉज नॉट हेरिडिटरी। यानी कि उसकी पोजीशन जो थी वो वारसागत नहीं थी। पर अगर राजन का बेटा भी राजन जितना ही कैपेबल और उसके अंदर भी ब्रेवरी और एबिलिटीज़ टू लीड हिज ट्राइब इन वॉर एंड रेड्स हो तो वो राजन बन सकता है, पर वो भी थ्रू द इलेक्शन या फिर थ्रू द मेंबर जो इलेक्ट करते हैं उसके थ्रू। अदरवाइज दिस पोजिशन इज़ नॉट हेरिडेटरी इन द अर्ली वैदिक पीरियड ओनली। ऋग्वेदिक राजन्स डिड नॉट कलेक्ट द टैक्स। यानी ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि राजा जो थे वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। दे मैनेज विद द वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय अ मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। यानी कि वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हमें देखने को मिलता था ट्राइब्स में, उसी के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता था, पर किसी से फोर्सफुली टैक्स है वो कलेक्ट नहीं किया जाता था। द राजन टुक द डिसीजंस इन अ कॉन्सुलेशंस विद द सभा एंड समिति। यानी सभा और समिति से कॉन्सुलेशंस मतलब परामर्श या फिर सलाह लेना भी होता है, तो वो उसके साथ सलाह लेकर फिर ही वो कोई डिसीजंस लेते थे। विमेन वुड ऑल्सो अटेंड द सभा। यानी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी में विमेन को भी सभा अटेंड करने का राइट्स था। इन एडिशन टू द राजन, प्रिस्ट और पुरोहित्स वेर रिगार्डेड मोर इम्पोर्टेंट दैन द रेस्ट ऑफ द ट्राइब और राजन। यानी कि प्रिस्ट और पुरोहित जो थे उन्हें ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। इसके रीज़न ये है कि रिलीजियस रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करने का जो राइट्स है वो सिर्फ पुरोहित या प्रिस्ट को है, ऐसा माना जाता था। इसीलिए रेस्ट ऑफ द मेंबर इन अ ट्राइब से इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता था। They help the Rajan and the common people of the tribe in all rituals matter. As if I told कि rituals perform करने का जो rights था वो उनको ही था, उसकी वजह से वो राजन और common peoples की जो है वो rituals या फिर other ceremonies में यानी कि religious ceremonies में help करते थे। The Senani helped the Rajan in his military campaign and wars. और सेनानी भी एक पोजीशन थी, यानी कि those who are the part of the military, वो राजन की सेना में और वॉर में और कैंपेनिंग में हेल्प करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। यानी लेटर वैदिक पीरियड की रिलीजियस लाइफ कैसी थी, लेट्स वी डिस्कस दैट। द लेटर वैदिक पीरियड मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस। यानी कि एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड हमें लेटर वैदिक पीरियड्स की जो रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर रिलीजियस बिलीव्स जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, रुद्र और शिवा द डिस्ट्रॉयर
emerge as a all powerful deities, यानी सभी देवताओं में प्रजापति, रुद्र और विष्णु जो है वो मोस्ट पावरफुल माने जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो प्रजापति है उनको क्रिएटेड, यानी ऐसा माना जाता है कि होल वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द प्रजापति। देन विष्णु द यानी वर्ल्ड को प्रिजर्व संभालने का उस, और विष्णु को पालनहार भी कहा जाता है। देन रुद्र क्या इफ़ द एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन अर्थ तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो रुद्र करते हैं, यानी कि शिवा करते हैं। थ्रू द प्रेयर्स कंटिन्यूटेड टू बी recitated they become the less important and the sacrifices and the rituals become more expensive and complex, यानी कंटिन्यू प्रे करना, रेसिटेट करना, श्लोक्स बोलना, मंत्र बोलना, तो ये जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट, यानी इसकी अहमियत कम हो गई, पर इसकी जगह सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए और उसकी वजह से रिचुअल्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो गए। तो ये किस तरह के सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, तो ये अश्वमेघ, राजसूया ऐसे रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्रीफाइसेस वर द अश्वमेघ एंड द राजसूया सेक्रीफाइस, एज इफ आई टोल्ड के ये दोनों भी पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। तो बाकी सारे सेक्रीफाइसेस में ये दो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स, यानी हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स जो है वो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। राइट अ नोट ऑन द वेद्स, यानी हमें वेद जो है उसके ऊपर नोट्स लिखने हैं। तो 4 तरह के वेद देखने को मिलते हैं और इसी के बारे में हमें थोड़ी एक दो लाइन्स डिस्कस करने हैं। द टर्म वेद्स इज derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद मीन्स द विजडम और द नॉलेज, यानी कि वेद वर्ड इट्स टेकन फ्रॉम द संस्कृत, और संस्कृत में इसका मीनिंग होता है विजडम और नॉलेज। द वेद्स आर अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, हिम्स एंड द शॉर्ट कंपोजिशंस दैट्स वेर इनिशियली कंपोज्ड ओरली, यानी वेद जो है वो हमें पोएम्स का, हिम्स का और शॉर्ट कंपोजिशंस जो है वो ओरली कंपोज की गए हो ऐसे सॉन्ग्स जो है उसका हमें कलेक्शन देखने को मिलता है। देर आर 4 वेद्स, एज इफ वी ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पर हमें 4 वेद देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट, दैट इज द ऋग्वेद। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद containing about the 1028 hymns called the Suks, means the well said. सुक्त का मतलब होता है सु मतलब गुड एंड कथ्स का मतलब होता है वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेल सेड, यानी अच्छी तरह से कहा गए हो। तो ऋग्वेद में जो है हमें 128 हिम्स यानी कि श्लोक्स देखने को मिलते हैं। The Samved contains the hymns sang by a special class of a priest during the important religious ceremonies and sacrifices, यानी सामवेद में रिलीजियस सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस में प्रिस्ट जो स्पेशल सॉन्ग गाते हैं या फिर जो रेसिटेट करते हैं वो मेंशन किया गया है। देन यजुर्वेद, the Yajurveda contains the rules that are meant to be followed in religious ceremonies, sacrifices and rituals, यानी यजुर्वेद में रिलीजियस सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स के दरमियान क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं या उसे किस तरह से परफॉर्म करना है वो उसमें मेंशन किया गया है। लास्ट वेद, दैट इज अथर्ववेद। The Atharvaved is a collection of songs, spells and magical charms to warn of evil spirits, यानी evil spirits को दूर रखने के लिए जो स्पेल किया जाता है या फिर जो बोला जाता है वो अथर्ववेद में बताया गया है। और अथर्ववेद जो है वो सॉन्ग्स का कलेक्शन है, यानी इस तरह के सॉन्ग्स इन सेंस होता है श्लोक्स है या फिर उस टाइम पे लोग जो है वो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करने के टाइम पर जो रेसिटेट करते थे वो। कंपेयर एंड कॉन्स्ट्रक्ट द लाइफ इन अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, यानी हमें अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड की लाइफ जो है उनको कंपेयर करना है।
The early Vedic society consisted of many different tribes called Jana. We already discussed के tribes को Jana कहते हैं. The early Vedic people kept the herd of domesticated cows, bulls, ox, horse, sheep, goats and dogs. यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड जो थे वो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स से इंट्रोड्यूस थे. तो वो किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? तो काउस है, बुल्स, ऑक्स, हॉर्स, शीप एंड बर्ड. द काउ वॉज कंसिडरेड प्राइसेस एंड द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ. यानी कि इंसान की समृद्धि को शो करने के लिए, वेल्थ का मतलब होता है समृद्धि, कि वो कितने रिच हैं या कितने वेल्थ हैं, वो शो करने के लिए काव जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता था. यानी कि जिसके पास जितनी काव है वो उतनी ज़्यादा प्रेस्टीज और वेल्थ फैमिली. द बेसिस ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी हैज़ अ फैमिली विच वॉज अ पैट्रियार्कल. यानी अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो फैमिली लाइफ देखने को मिलती थी. एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली जो है वो फादर हो, यानी फादर ही वो फैमिली के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. तो इस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखने को मिलता है. द डोमिनेट मोड ऑफ द वर्शिपिंग द गॉड्स was through the recitations of a prayer and hymns and the perform of a sacrifices और यज्ञ. यानी गॉड को वर्कशिप करने के लिए वो बार बार कोई श्लोक्स या प्रेयर जो है उसको रेसिटेट करते थे. ये उनकी मेथड रहती थी. अदरवाइज दे परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस एंड यज्ञ. In the later Vedic period, the position of the king become more powerful and his office become hereditary. यानी कि later Vedic period में जो किंग की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो हेरिडेटरी हो गई. पर अर्ली वैदिक पीरियड में राजन की जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी नहीं थी. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर. लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है. वाइल द अर्ली वैदिक के जो लोग थे वो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल उनका मेन ऑक्यूपेशन था. वैसे और भी हमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस देखने को मिल रहे थे, बट हम सिर्फ मेजर डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं वही कंपेयर कर रहे हैं. दिस पीरियड इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड द आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिगिन्स टू बी इंक्रीजिंगली. यानी एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में जो आयरन टूल्स और उसका इम्प्लीमेंट्स जो है वो ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि इसी टाइम पर आयरन डिस्कवर हुआ था. By the later Vedic period, the occupations are performed by the different groups had become fixed. The social group become rigid. It means that in the later Vedic periods, the people's occupation is a fixed. यानी कि फैमिली जो है और occupations जो है वो हेरिडिटरी हो गई. यानी एक फैमिली अगर प्रिस्ट की फैमिली है तो उसका बेटा वो डायरेक्टली प्रिस्ट बन सकता है, इस तरह से. पर ये जो चीज़ है वो मैं अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलती नहीं थी. यानी अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशंस जो थे वो भले ही सेम फैमिली के फिर भी फिक्स नहीं थे कि अगर मदर कौन ग्राइंडर है या फिर फादर जो है वो फिजिशियन है तो सन है वो पोएट बन सकता है. पर ये चीज़ जो है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिल रही थी, और जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल ग्रुप जो था वो लेटर वैदिक पीरियड का वो रिजिड हो गया. नाउ वी डिस्कस्ड अवर लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेगालिथिक कल्चर ऑफ इंडिया. यानी इंडिया में जो हमें मेगालिथिक कल्चर देखने को मिल रहा है वो डिस्कस करना है. मेगालिथिक कल्चर फ्लोरिश्ड इन राजस्थान, दक्कन, कश्मीर एंड साउथ इंडिया. यानी ये राजस्थान, दक्कन, कश्मीर और साउथ इंडिया जो है वहाँ पर हमें मेगालिथिक कल्चर्स जो है वो देखने को मिलता है. वी गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कल्चर्स फ्रॉम द मेगालिथ्स. यानी मेगालिथिक कल्चर्स कहाँ पर फ्लोरिश्ड होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें गैदर यानी मिली है वो हमें मेगालिथ से मिली है. अब व्हाट इज़ मेगालिथ? सो मेगालिथ आर अ लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर और group of standing stone that are believed to have some religious significance. यानी मेगालिथ्स जो है वो बड़े बड़े लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर यानी बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रुप में स्टैंडिंग स्टोन यानी कि खड़ी पोजीशन में रखे गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे जो है वो कोई
धार्मिक इम्पॉर्टेंट यानी कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस या फिर धार्मिक बिलीफ है. समटाइम्स दे वर इरेक्टेड ऑन द बेरियल साइट्स और वेर यूज्ड टू कॉमेमोरेट द हीरोइक डीड्स. बेरियल साइट्स यानी जहाँ लोगों को दफन किया जाता है, तो कई जगह जो है वो मेगालिथ्स को बेरियल साइट्स के पास बनाया जाता है. कॉमेमोरेट्स मीन्स रिमेंबर करना कि अगर किसी ने हीरोइक डीड की है तो यानी कोई हीरोइक वर्क किया है या हीरोइक काम किया है, उसको याद करने के लिए ये परफॉर्म बनाए जाते थे. द टर्म मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन और मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन. मेगा इज ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मीन्स ग्रेट, एंड लिथोस मीन्स स्टोन. द कंबाइंड इट्स कॉल्ड ग्रेट स्टोन और इसे लार्ज स्टोन भी कहते हैं. इट इज़ derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेगास एज इफ आई टोल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन, दैट वाई इट्स कॉल्ड मेगालिथ्स यानी मेगा स्टोन भी आप कह सकते हैं. Megalithic monuments of a large stones have been फाउंड थ्रू आउट द इंडिया. यानी हमें मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स जो है वो इंडिया में बहुत सी जगह पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर इन नॉर्थ टू तमिलनाडु इन साउथ. यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमें जो है वो मेगालिथिक कल्चर्स की कुछ मॉन्यूमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. सो यू हैव टू राइट दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज इन योर fair notebook in a CW part, and new words of this